दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है वध 2, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी इसके पहले वाले पार्ट से बिल्कुल ही अलग है। इस बार कत्ल तो होता है, लेकिन किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। इस कहानी में मंजू सिंह नाम की एक लड़की को 2 कत्लों के इल्जाम में 28 साल की जेल हो जाती है। लेकिन फिर मंजू की रिहाई के वक्त उस जेल में ऐसे ऐसे हादसे होते हैं जिनको देखने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पिछली मूवी की तरह इस बार भी शंभुनाथ मिश्रा को ही वध की ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब देखना यह है कि इस बार वध किसका हुआ और इस कत्ल के पीछे कौन कौन है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मंजू सिंह नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। दरअसल मंजू पर पंकज और प्राची नाम के 2 पति पत्नी को मारने का आरोप है, जो अपने घर से भागकर शिवपुरी के एक धर्मशाला में रहने आए थे। उस धर्मशाला की देखरेख की जिम्मेदारी मंजू की ही थी, लेकिन फिर पैसे और गहनों के लालच में मंजू ने उन दोनों को मार डाला। फिर अदालत मंजू को 28 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाती है, जिसके बाद कहानी सीधा 28 साल बाद के समय में शिफ्ट होती है। अब तक मंजू ने अपनी आधे से ज्यादा सजा पूरी कर ली थी और बहुत जल्दी उसकी रिहाई भी होने वाली थी। इतने सालों में मंजू ने जेल में अच्छे कनेक्शंस बना लिए थे, जिसकी हेल्प से वो जब चाहे अपने सेल से बाहर आ जा सकती थी। और इसके अलावा उसे जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो शंभुनाथ से कहकर मंगवा लेती थी। दरअसल शंभुनाथ इस जेल में वार्डन है और वो मंजू को पसंद भी करता है। तभी कुछ समय बाद पुराने जेलर साहब रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद जेल में प्रकाश सिंह नाम के नए जेलर की एंट्री होती है। प्रकाश जात पात और धर्म में बहुत ही विश्वास रखता है। तभी शंभुनाथ प्रकाश को बताता है कि आपसे पहले वाले जेलर साहब ने क्वार्टरली के लिए अप्रूवल डाला था और अगर प्रकाश इजाजत दे दे तो आज ही ये काम शुरू हो जाएगा। प्रकाश अप्रूवल देने से मना कर देता है, क्योंकि इस काम में छोटी जाति के लेबर और मजदूर भी यहाँ पर आएंगे, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रकाश शंभुनाथ से कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तब तुम ये काम करवा लेना। फिर शंभुनाथ वहां से चला जाता है। तभी रात के वक्त मंजू चारुलता नाम की एक लेडी कांस्टेबल को कुछ पैसे देकर अपनी सेल से बाहर आ जाती है और फिर आकर शंभुनाथ से मिलती है। शंभुनाथ मंजू को देख नहीं सकता था, क्योंकि पुरुष और महिला जेल के बीच में एक बड़ी सी दीवार बनी हुई है। फिर शंभुनाथ पत्थर हटाकर मंजू को एक बियर की बोतल देता है और बताता है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। फिर मंजू शंभुनाथ से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और जवाब में शंभुनाथ बताता है कि मेरी बीवी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, लेकिन मेरा एक बेटा है जिसको पढ़ा लिखा कर मैंने विदेश भेज दिया है और अब उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने बाप से 2 मिनट बात कर सके। मैंने उसको बाहर भेजने के लिए लोन उठाया था, जिसको मैं आज भी चुका रहा हूँ। अब शंभुनाथ को मंजू से थोड़ी देर बातें करके अच्छा लगता है, जिसके बाद मंजू उसको हैप्पी बर्थडे बोलकर वापिस अपने सेल में चली जाती है। शंभुनाथ वार्डन की ड्यूटी करने के अलावा जेल की सब्जियां बाहर ले जाकर बेचता था, ताकि उसको कुछ पैसे और मिल सके। तभी एक दिन सुबह प्रकाश सभी कांस्टेबल को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहां नदीम नाम का एक कांस्टेबल प्रकाश को एक गुलदस्ता और बियर की बोतल भी देता है और बताता है कि ये दोनों ही चीजें आपके लिए भूरी भैया ने भेजी है। दरअसल भूरी भैया उर्फ केशव यहाँ का सबसे मशहूर कैदी है और जेल में सभी लोग उसकी ही बात मानते हैं, क्योंकि केशव का बड़ा भाई विधायक है। लेकिन प्रकाश केशव का दिया हुआ गुलदस्ता और वाइन की बोतल जमीन पर फेंक देता है और नदीम से कहता है कि मेरे लिए हर कैदी एक बराबर है। फिर प्रकाश एक नया ऑर्डर जारी करता है कि आज के बाद जेल में कोई भी नशीले पदार्थ नहीं लाएगा। अब प्रकाश का ऐसा बर्ताव देखकर शंभुनाथ और बाकी के ऑफिसर्स को एहसास हो जाता है कि वो बहुत ही कड़क जेलर है। अगले सीन में हम कुछ नई महिला कैदियों को देखते हैं, जिनको जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। इन कैदियों में से एक जवान लड़की भी थी, जिसका नाम है नैना कुमारी। जब उन सभी महिला कैदियों की चेकिंग की जा रही थी तो लेडी कांस्टेबल नैना को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन नैना कपड़े उतारने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसको डर लग रहा था। तभी रजनी नाम की एक सीनियर लेडी ऑफिसर अंदर आती है और जबरदस्ती नैना की चेकिंग करने लगती है। जब मंजू नैना को देखती है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मंजू खुद भी इसी उम्र में जेल आई थी। फिर मंजू बाकी महिला कैदियों से नैना के बारे में पूछताछ करती है और जवाब में एक कैदी उसको बताती है कि नैना पहले एक बैंक में काम किया करती थी, लेकिन वहां के मैनेजर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए इसको झूठे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। अब ये बात जानकर मंजू को नैना के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तभी नेक्स्ट डे कुछ कैदियों को सुनवाई के लिए ले जाने लगते हैं, जिसमें नैना भी शामिल थी। आज नैना बहुत खुश थी, क्योंकि उसको यकीन था कि सुनवाई के बाद वो छूट जाएगी। नैना के साथ केशव की भी सुनवाई होने वाली थी।
तभी जब केशव वैन में बैठने के लिए जा रहा था तो उसको कुछ पिल्ले दिखाई देते हैं। फिर केशव उन पिल्लों को हाथ में लेकर खिलाने लगता है, जिसको देखकर नैना बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही पल केशव उन्हें गाड़ी के टायर के नीचे रख देता है और ड्राइवर से कहता है गाड़ी स्टार्ट करो। अब किसी भी पुलिस कांस्टेबल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो केशव को रोक दे, इसलिए ड्राइवर उन पिल्लों पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब नैना को भी एहसास हो जाता है कि केशव असल में कितना दरिंदा है। इस समय केशव बार बार नैना को ही देख रहा था, जिसके बाद नैना अपने सिर पर दुपट्टा रख लेती है। फिर जब सभी कैदियों को गाड़ी से नीचे उतारा जाता है तो केशव लेडी कांस्टेबल रजनी को रोक लेता है और पूछता है कि ये नई लड़की कौन है। अब रजनी नैना के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी केशव उसको कुछ पैसे देता है और रजनी के जिस्म पर हाथ रखकर फिर से वही सवाल करता है। फिर रजनी मजबूर होकर उसको नैना का नाम बता देती है। जब नैना और केशव दोनों अलग अलग लॉकअप में बंद थे तो केशव नैना के वकील को देख लेता है। केशव की एक पुरानी आदत थी कि उसकी नजर जिस लड़की पर भी गई फिर वो उसको इतनी आसानी से नहीं जाने देता था। तभी वो नैना के वकील को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उस लड़की की जमानत नहीं होनी चाहिए। वकील सारे सबूत और जमानत के पैसे अपने साथ लाया था, लेकिन केशव के मना करने के बाद वो नैना कुमारी का केस छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रकाश सभी महिला कैदियों के साथ बात करने के लिए जाता है। प्रकाश उनको कहता है कि अगर आपकी कोई भी शिकायत हो तो आप कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकती हैं और फिर वो कंप्लेंट खुद ब खुद मेरे तक पहुंच जाएगी। दरअसल प्रकाश इस जेल को कायदे और कानून के साथ चलाना चाहता था, लेकिन उसको कोई अंदाजा भी नहीं था कि केशव ऐसा कभी नहीं होने देगा। तभी रात के वक्त जब मंजू सोने के लिए जा रही थी तो वो देखती है कि नैना फूट फूट कर रो रही है। फिर वो नैना का मन हल्का करने के लिए कुछ देर उससे बातें करती है, जिसके बाद नैना मंजू को बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर कैद हूँ। फिर नैना मंजू की गोद में सिर रखकर रोने लगती है। मंजू नैना का दर्द समझ रही थी, लेकिन अफसोस कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब केशव भी अपनी बेल होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन चुनाव की वजह से उसके बड़े भैया उसकी बेल नहीं करवा पा रहे थे। तभी जब एक बूढ़ा कैदी केशव के बगल में कपड़े धो रहा था तो केशव उसकी आवाज से परेशान हो जाता है। उसने पहले भी कई बार उस बूढ़े कैदी को मना किया था कि यहाँ पर कपड़े मत धोया करो, लेकिन जब वो नहीं मानता तो केशव उसको जानवरों की तरह पीटने लगता है। इस समय प्रकाश भी दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। अब वो केशव को एक अलग सेल में बंद कर देता है, लेकिन तभी आईजी साहब प्रकाश को कॉल करते हैं और कहते हैं कि केशव को फौरन लॉकअप से बाहर निकालो, क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। ये बात सुनकर प्रकाश को भी एहसास हो जाता है कि केशव कितना पावरफुल आदमी है, लेकिन प्रकाश किसी भी हाल में ऐसे मुजरिमों के आगे झुकने वाला नहीं था। फिर रात के वक्त केशव प्रकाश को कॉल करता है और उसके परिवार के बारे में भला बुरा कहने लगता है। अब ये बात प्रकाश के लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, जिसके बाद वो केशव के सेल में जाता है और उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। मारते मारते प्रकाश की अंगूठी उसके हाथ में गड़ जाती है, लेकिन तभी प्रकाश अपनी अंगूठी निकालकर फेंक देता है और फिर से केशव की खूब धुलाई करता है। फिर अच्छी तरह पीटने के बाद ही प्रकाश के मन को शांति मिलती है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने केशव को मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ मंजू भी अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी सजा अब पूरी होने वाली थी। तभी मंजू देखती है कि सेल में नैना नहीं है। फिर वो नैना को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और तभी उसकी नजर एक कमरे के ऊपर बने रोशनदान पर पड़ती है। तभी नेक्स्ट डे प्रकाश और बाकी के कांस्टेबल को पता चलता है कि केशव रात को जेल से भाग गया। फिर आईजी साहब प्रकाश को कॉल करते हैं और बताते हैं कि केशव के भाग जाने की वजह से जेल में इंक्वायरी बैठेगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। अब इस मामले में प्रकाश फंस जाता है, क्योंकि पिछली रात उसने ही केशव को जानवरों की तरह पीटा था। फिर वो पिछली रात ड्यूटी दे रहे नदीम और शंभू को अपने पास बुलाता है और बाकी के कांस्टेबल को बाहर भेज देता है। वो उन दोनों को कहता है कि इंक्वायरी में जितना पूछा जाए बस उतना ही बताना, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने की कोशिश मत करना। अब नदीम और शंभूनाथ प्रकाश की ये बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तभी कुछ देर बाद अदित सिंह नाम का एक ऑफिसर इंक्वायरी करने के लिए आता है। शंभूनाथ अदित सिंह को केशव की सेल तक ले जाता है। फिर अदित शंभू से पूछता है कि कल रात ड्यूटी पर कौन था, लेकिन शंभूनाथ जवाब देता है कि रजिस्टर में लिखा होगा। फिर अदित शंभू से वो रजिस्टर मंगवाता है और साथ में ये भी कहता है कि किसी ऐसे आदमी को लेकर आओ जिसको जेल के बारे में पूरी खबर हो।
फिर जब अदित सिंह केशव की सेल चेक करता है तो इतने में शंभुनाथ रजिस्टर लेकर आ जाता है। फिर अदित उससे पूछता है कि मैंने एक आदमी को लाने के लिए कहा था जिसको जेल की सारी जानकारी हो। शंभुनाथ कहता है मुझसे ज्यादा जानकारी और किसको हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद अदित सिंह जेल में मौजूद हर एक ऑफिसर और कैदी से पूछताछ करता है। सभी उसको यही जवाब देते हैं कि केशव बहुत ही बुरा इंसान था। तभी एक कैदी अदित को बताता है कि बहुत समय से केशव की नजर एक महिला कैदी नैना पर थी। फिर वो नैना को अपने ऑफिस में बुलाता है। नैना बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जैसे पिछली रात उसके साथ कुछ हुआ हो। वो अदित को बताती है कि मैं और केशव साथ में कोर्ट गए थे और उसके बाद हम दोनों की मुलाकात कभी भी नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अदित को अंदाजा हो जाता है कि नैना झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो उसको फोर्स नहीं करता। फिर रात के वक्त जब अदित जेल के बाहर बैठे ऑफिसर से बात कर रहा था तो उसको पता चलता है कि शंभुनाथ हर रोज रात को जेल की सब्जियां बाहर लेकर जाता है और उनको बेच देता है। अदित को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि शंभुनाथ ने उसको ये सब बताया ही नहीं था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल पिछली रात जब शंभुनाथ सब्जियां लेकर आया था तो उसके ठेले में सब्जियों के अलावा कुछ और भी था। फिर बाहर बैठे ऑफिसर शंभुनाथ का ठेला चेक करते हैं, लेकिन तभी शंभुनाथ एक सुआ हाथ में ले लेता है और जोर जोर से सब्जियों में घुसेड़ने लगता है और कहता है लो हो गया चेक, कोई नहीं है भाई। अब वो ऑफिसर शंभुनाथ का ये बर्ताव देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी कुछ देर बाद जब शंभुनाथ और बाकी के कांस्टेबल एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे तो सब्जी की एक बोरी से खून टपकने लगता है और फिर एक कुत्ता वहां पर आकर उस खून को चाटने लगता है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता। अब कांस्टेबल की बातें सुनने के बाद अदित को यकीन हो जाता है कि शंभुनाथ कुछ तो छुपा रहा है, जिसके बाद वो शंभुनाथ के घर पर पूछताछ करने के लिए जाता है। शंभुनाथ अचानक अदित को देखकर घबरा जाता है। फिर अदित और शंभुनाथ एक साथ बैठकर बियर पीते हैं। अदित शंभुनाथ से पूछता है कि तुमने मुझे सब्जी चोरी वाली बात क्यों नहीं बताई, लेकिन शंभुनाथ अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है मैं क्या बताता साहब कि मैं जेल में चोरी करता हूँ। फिर वो अदित को अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि मैंने अपने बेटे के लिए लोन लिया था और आज भी मैं उसकी किस्तें चुका रहा हूँ। लेकिन अदित को उसकी इमोशनल बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसको तो बस ये जानना था कि केशव जेल से भागा कैसे। तभी अदित की नजर एक बड़े से फ्रीजर पर पड़ती है जिसमें शंभुनाथ अपनी सब्जियां रखा करता था। फिर अदित शंभुनाथ को कहता है कि बियर में डालने के लिए थोड़ी बर्फ लेकर आओ, लेकिन शंभुनाथ जैसे ही फ्रीजर खोलता है तो उसमें केशव की लाश पड़ी थी। इसका मतलब केशव जेल से भागा नहीं है बल्कि उसका कत्ल हुआ है और शंभुनाथ इतना होशियार था कि वो अदित को इसकी भनक भी नहीं लगने देता। फिर थोड़ी देर बाद अदित वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पास शंभुनाथ के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अदित एक आखिरी इंसान से पूछताछ करने के लिए जाता है जिसका नाम है जेलर प्रकाश। अदित प्रकाश को कहता है कि आपने गैर कानूनी तरीके से केशव की जेल में घुसकर उसकी पिटाई की थी। अब ये बात सुनते ही प्रकाश थोड़ा भड़क जाता है क्योंकि केशव जैसे लोगों के लिए कोई भी कायदे कानून मायने नहीं रखते थे। फिर अदित प्रकाश का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिसके मुताबिक प्रकाश ने गैर कानूनी तरीके से केशव की सेल में घुसकर उसकी पिटाई की थी। फिर इस स्टेटमेंट के बाद प्रकाश को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगले सीन में हम शंभुनाथ को देखते हैं जो रात के गहरे सन्नाटे में केशव की लाश को दफना रहा था। अब केशव को शंभुनाथ ने मारा था या किसी और ने, और उसको मारने की वजह क्या थी, ये सारे राज आगे पता चलेंगे। अब कहानी 11 महीने आगे जाती है और अब मंजू सिंह भी जेल से रिहा हो चुकी थी और केशव का केस भी पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। लेकिन तभी एक ऐसी खबर सामने आती है जिसको सुनने के बाद अदित के होश उड़ जाते हैं। दरअसल प्रकाश के सरकारी बंगले के पीछे किसी का कंकाल मिलता है और सभी को ये लग रहा था कि वो कंकाल केशव का है। फिर आईजी साहब अदित को ऑर्डर देते हैं कि तुम फौरन शिवपुरी जाकर उस लाश के बारे में पता करो। फिर अदित अपनी टीम को लेकर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। जब अदित उस कंकाल को देख रहा था तो उसको प्रकाश की अंगूठी मिलती है। फिर अदित उस कंकाल का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसको फोरेंसिक लैब में भेज देता है ताकि ये पता चल सके कि ये कंकाल केशव का है या किसी और का। फिर कुछ समय बाद जब डीएनए की रिपोर्ट आती है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो लाश केशव की थी। फिर आईजी साहब अदित के पास कॉल करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पास केवल 3 दिन है। इन 3 दिनों में तुम्हें कातिल को पकड़ना होगा वरना तुम्हें अपना इस्तीफा देना होगा। अब अदित इस मामले में बुरी तरह से फंस जाता है, जिसके बाद वो केशव यानी कि भूरी भैया के केस को फिर से रीओपन कर देता है। अब अदित का पहला टारगेट बनता है नदीम, क्योंकि ये सब नदीम से ही शुरू हुआ था। नदीम फिर से वही बात दोहराता है कि उस रात प्रकाश सर केशव की सेल में गए थे और फिर उन्होंने केशव को पीटा और उसके बाद मैंने सेल को लॉक कर दिया। फिर अदित अपनी बेल्ट निकाल लेता है और नदीम को मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देता है।
अब इतनी मार खाने के बाद नदीम सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है, इसलिए वो बता देता है कि उस रात जब प्रकाश सर वहाँ से चले गए तो केशव ने लेडी ऑफिसर रजनी को कॉल किया था और कहा कि मैं आ रहा हूँ। नदीम केशव को बाहर जाने से मना कर देता है, लेकिन केशव उसकी बात नहीं मानता। फिर नदीम बहुत देर तक केशव की सेल के बाहर बैठकर उसका इंतजार भी करता है, लेकिन जब केशव नहीं आता तो नदीम सेल लॉक करके वहां से चला जाता है। अब नदीम की बातें सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नदीम ने पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। फिर वो रजनी के घर में जाकर उससे पूछताछ करता है। रजनी आदित्य को बताती है कि केशव एक दरिंदा था, वो शुरू से ही नैना के पीछे पड़ा था और उस रात भी केशव ने रजनी को इसीलिए फोन किया था कि मुझे नैना चाहिए। फिर रजनी केशव के कहने पर नैना को तैयार करती है और उसको जेल की डिस्पेंसरी में छोड़ आती है, जहां केशव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जब रजनी दोबारा डिस्पेंसरी में जाती है तो उस वक्त नैना बाहर बैठी हुई थी और फिर रजनी लाइट्स ऑफ कर देती है और नैना को वहां से ले जाती है। आदित्य रजनी को कहता है कि आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन तभी रजनी उसको बताती है कि मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि केशव ने मुझे धमकी दी थी कि या तो नैना को लेकर आओ या फिर तुम्हारी बेटी को। अब आदित्य को भी सारी बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो इस केस की लास्ट सस्पेक्ट नैना से पूछताछ करने के लिए जाता है। अब जेल से बाहर निकलने के बाद नैना एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगी थी। आदित्य को देखते ही नैना तुरंत समझ जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। फिर आदित्य नैना को शाम के 7 बजे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो जगह बात करने के लिए एकदम सही रहेगी। फिर जैसे ही शाम होती है नैना आदित्य से मिलने के लिए पहुंच जाती है। फिर आदित्य उससे केशव के मर्डर केस के बारे में पूछताछ करता है। नैना आदित्य को साफ साफ कह देती है कि वो खून मैंने नहीं किया था और आप चाहे तो मुझे अरेस्ट भी कर सकते हो। अब आदित्य समझ जाता है कि नैना किसी को बचाने के लिए ही झूठ बोल रही है, क्योंकि कोई भी गुनहगार इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता। फिर वो नैना को विश्वास दिलाता है कि तुम जिसको भी बचाने की कोशिश कर रही हो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये बात सुनकर नैना आदित्य को सच बता देती है। दरअसल उस रात जब नैना डिस्पेंसरी में पहुंची तो केशव पहले से ही वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। केशव नैना को देखते ही दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी मंजू उस रोशनदान से आ रही रोशनी को देखकर वहां पर पहुंच जाती है और नैना को बचा लेती है, जिसके बाद मंजू और नैना दोनों मिलकर केशव का सामना करते हैं। केशव नैना को बहुत मारता है, लेकिन तभी मंजू एक कपड़े से केशव का गला पकड़ लेती है और नैना को कहती है तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, ताकि रजनी को ये लगे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी कुछ मिनटों बाद केशव की सांसें बंद हो जाती है। जब रजनी नैना को लेने के लिए आती है तो मंजू केशव की लाश छुपा देती है ताकि रजनी को शक ना हो। अब मंजू वहां पर नैना के लिए भगवान बनकर आई थी और इसीलिए नैना ने ये बात किसी को भी नहीं बताई। फिर कुछ समय बाद मंजू की रिहाई हो जाती है और उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता ही है। फिर आदित्य नैना से मंजू के घर का एड्रेस पूछता है। नैना कहती है कि मंजू पहाड़ों में कहीं चाय और बिस्कुट की दुकान चलाती है। दरअसल उस हादसे के बाद मंजू और शंभुनाथ पहाड़ों में जाकर बस गए थे। तभी जब आदित्य अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसको शंभुनाथ का ख्याल आता है। शंभुनाथ हर रात जेल की सब्जियां बाहर लेकर जाया करता था ताकि उनको बेच सके और ऑफिसर्स ने सुआ मार मार कर उन सब्जियों को चेक भी किया था। फिर आदित्य सोचने लगता है कि अगर केशव बोरी के अंदर होता तो पुलिस वालों को जरूर पता चल जाता, लेकिन एक मरे हुए इंसान को बोरी में भरकर ले जाना बहुत ही आसान काम है। इसका मतलब केशव पहले से ही मर चुका था। अब आदित्य समझ जाता है कि इस कत्ल में मंजू और शंभुनाथ बराबर के हिस्सेदार हैं। जिसके बाद वो चारुलता के जरिए मंजू के एड्रेस तक पहुंच जाता है। मंजू और शंभुनाथ दोनों ही आदित्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर शंभुनाथ आदित्य से कहता है एक घटिया और घिनौने आदमी के लिए पूरी पुलिस फोर्स काम पर लग गई, लेकिन आदित्य शंभुनाथ की बात काटते हुए कहता है कि किसी के घटिया और घिनौने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी हत्या कर दें। फिर शंभुनाथ आदित्य को बताता है कि मंजू ने हत्या नहीं की बल्कि उसका वध किया है। अब कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल उस रात मंजू ने केशव का गला घोटकर उसको मार दिया था, लेकिन जब मंजू वहां से जा रही थी तो अचानक केशव उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो मंजू का गला दबाकर उसको मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी मंजू एक लोहे की तार केशव के गले में घोंप देती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर वो शंभुनाथ के पास फोन करती है और उससे हेल्प मांगती है। शंभुनाथ भी मंजू को बचाने के लिए केशव की लाश को ठिकाने लगा देता है। ये सारी कहानी सुनने के बाद आदित्य शंभुनाथ को कहता है कि सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि
प्रकाश सिंह के बंगले के पीछे केशव की लाश मिल गई है। अब शंभुनाथ आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है लाश मिली नहीं है बल्कि थाली में परोसी गई है। दरअसल प्रकाश सिंह के बंगले के पीछे ऑर्डरली क्वार्टर बनने वाला था और शंभुनाथ को पहले से ही पता था कि आज नहीं तो कल इस जगह पर खुदाई जरूर होगी। जिसके बाद शंभुनाथ ने अपना दिमाग लगाकर उस लाश को जेलर प्रकाश के बंगले के पीछे छुपा दिया। अब ऊपर वाला भी शंभुनाथ और मंजू के ही साथ था, क्योंकि शंभुनाथ जब केशव को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था तो उसको केशव के हाथ में प्रकाश की अंगूठी मिलती है। फिर शंभुनाथ जानबूझकर केशव की लाश के साथ प्रकाश की अंगूठी भी दबा देता है ताकि सभी को ऐसा लगे कि ये कत्ल प्रकाश ने किया है। अब ये बात सुनते ही आदित्य थोड़ा भड़क जाता है, क्योंकि उन दोनों ने एक बेगुनाह इंसान को फंसाने की कोशिश की। लेकिन तभी शंभुनाथ आदित्य से कहता है कि प्रकाश बेगुनाह नहीं है बल्कि बेगुनाह तो मंजू थी, जिसने निर्दोष होने के बाद भी 28 साल जेल में सजा काटी। दरअसल पंकज और प्राची को मंजू ने नहीं मारा था बल्कि प्रकाश ने मारा था। प्रकाश प्राची का चाचा है और उसने पंकज को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि पंकज एक छोटी जाति का लड़का था। प्रकाश पंकज को बहुत मारता है और जब प्राची अपने पति को बचाने की कोशिश करती है तो प्रकाश उसको भी तमाचा मारकर घायल कर देता है। फिर वो अपने गुस्से से बेकाबू हो जाता है और पंकज और प्राची दोनों की ही जान ले लेता है। फिर मंजू वहां पर आती है और प्रकाश को देख लेती है, जिसके बाद प्रकाश अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके मंजू को ही फंसा देता है। अब मंजू चाहकर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती, क्योंकि प्रकाश बहुत ही पावरफुल इंसान था। फिर शंभुनाथ आदित्य को कहता है कि किस्मत हर इंसान को जिंदगी में एक बार तो ताकतवर बनने का मौका जरूर देती है, और उस समय वो जज ताकतवर था जिसने वो गलत फैसला सुनाया, और बाद में शंभुनाथ ताकतवर बन गया जिसने अपना न्याय खुद कर दिया, और आज ताकत आदित्य के हाथ में है। अब आदित्य शंभुनाथ की ये बात समझ जाता है, जिसके बाद वो प्रकाश को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करने लगता है। प्रकाश आदित्य से साफ साफ कह देता है कि मैंने केशव को नहीं मारा, लेकिन तभी आदित्य उसको कहता है कि आपने केशव को तो नहीं मारा, लेकिन पंकज और प्राची के कत्ल की सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ये बात सुनते ही प्रकाश के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद जेलर साहब को उन्हीं की जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब शंभुनाथ और मंजू बिना किसी डर के खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अगर आपको इस मूवी के साथ साथ मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।